हाय स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पादपों का जो विभाजन किया गया था वो किसके द्वारा कैसे कैसे किया गया था। तो इसको हम देख लेते हैं। तो हमारे जो आइगलर भाई साहब हैं, इन्होंने पादप का विभाजन किया था, दो भागों में विभाजित किया था, एक क्रिप्टोगैमस और फिनेरोगैमस। तो ये क्रिप्टोगैमस हो गया और दूसरा ये हो गया फिनेरोगैमस। जो क्रिप्टोगैमस होते हैं वो बीज रहित होते हैं और जो फिनेरोगाइमस होते हैं वो बीज युक्त होते हैं। मतलब जिन फलों में बीज पाया जाता है वो फिनेरोगाइमस में आते हैं, और जिसमें नहीं पाया जाता है वो क्रिप्टोगैमस में आते हैं। और क्रिप्टोगैमस का अगर विभाजन की बात की जाए तो ये थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा होते हैं। और अगर थैलोफाइटा में बात की जाए, थैलोफाइटा में हमारे जितने भी शैवाल वर्ग के आते हैं वो सारे शैवाल थैलोफाइटा में आ जाते हैं। जैसे लाल शैवाल हो गई, हरी शैवाल हो गई और भूरी शैवाल हो गई। हरी शैवाल में आपने पढ़ा होगा ब्रूग्रीन एल्गी, जिसे माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। तो ये थैलोफाइटा में शैवाल आते हैं। और ब्रायोफाइटा में पादप जगत के उभयचर आते हैं। तो उभयचर का मतलब क्या होता है? जो जल में भी रह ले और थल में भी रह ले। मतलब कि कुछ नमी युक्त स्थानों में पाए जाते हैं तथा रेतीले स्थानों, शुष्क स्थानों में पाए जाते हैं। मतलब कि पादप जगत के उभयचर हो गए, वो दोनों जगह में, वो नमी युक्त स्थान में, शुष्क स्थानों दोनों जगह पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा जो होते हैं वो पादप जगत के सरीसृप होते हैं। तो बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि सरीसृप होता क्या है। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, पादप जगत का सरीसृप वो कहलाएगा जिसे मान लीजिए सरीसृप का मतलब ये होता है कि रेंगने वाले जंतु। और जिस प्रकार मतलब पौधे जो लिपटे रहते हैं कई जगहों से लता के रूप में, वो रेंगने वाले जंतु के अंदर आ जाएंगे टेरिडोफाइटा। और फिनेरोगैमस बीज युक्त की बात करें तो ये दो भागों में विभाजित होते हैं, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म वे पौधे होते हैं जिनमें आवरण पाया जाता है, और जिम्नोस्पर्म वे पौधे होते हैं जिनमें आवरण नहीं पाया जाता। मतलब देखिए, एंजियोस्पर्म जिनमें आवरण पाया जाता है आवृत्त बीजी, और जिम्नोस्पर्म जिनमें आवरण नहीं पाया जाता उन्हें अनावृत्त बीजी कहते हैं। ठीक। अब ये जो एंजियोस्पर्म होते हैं इनमें पुष्प पाया जाता है, और जो जिम्नोस्पर्म होते हैं ये पुष्प रहित पादप होते हैं। मतलब इसमें पुष्प नहीं पाया जाता। हमारे चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो देखिए, जिसमें पुष्प होगा उसी के बारे में अध्ययन करना चाहिए, उसी में लैंगिकता पढ़नी है। तो जिसमें पुष्प होगा उसी के बारे में पढ़ेंगे ना। तो हमारा जो चैप्टर आधारित है वो एंजियोस्पर्म पर आधारित है, किसका? आवृत्त बीजी पर आधारित है। तो इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इसके पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो फ्लोरिकल्चर मैंने लिखा है इसका क्या मतलब है। आगे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। तो फ्लोरिकल्चर का ये अर्थ होता है मित्रों कि किसी भी प्रकार से जैसे हम फ्लावरों की खेती करते हैं, उनकी खेती बाड़ी, उनका क्रय विक्रय ये फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत आ जाता है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, फूलों की खेती एवं क्रय विक्रय। तो ये था आपका सिस्टम। ये फूलों की खेती और क्रय विक्रय की बात करें तो फ्लोरिकल्चर में आ जाता है। ठीक। तो अब हम इसके बाद अध्ययन करेंगे जो पुष्प के भाग होते हैं। तो इसको पहले हम मिटा देते हैं, तो पुष्प के भागों के बारे में अध्ययन करेंगे। और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लिया कीजिए, क्योंकि अभी सब डाउनलोड वीडियो ही पढ़ेंगी। पुष्प की बात की जाए तो देखिए, एक प्रकार से रूपांतरित प्ररोह होता है पुष्प हमारा। पुष्प पौधों का जननांग होता है एक प्रकार से, और जो केवल आवृत्त बीजी पौधों में पाया जाता है। मैंने आपको बताया ना कि अभी आवृत्त बीजी, क्योंकि उसी में सिर्फ पुष्प पाया ही जाता है। तो वही मतलब पुष्प जननांग होता है पौधों का। और पुष्प पुष्प के 4 भाग होते हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं।
उसके चार भाग एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम। कैलिक्स की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो सेपल होती है, जिससे मिलकर कैलिक्स बना होता है। और करोला की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो पेटल होता है, जिससे मिलकर करोला बना होता है। और ये नर जननांग, मतलब अगर पुष्प के जननांग की बात करें तो जननांग की श्रेणी पर नहीं आते हैं। ये उसकी सुरक्षात्मक आवरण होता है एक प्रकार से। अभी जैसा मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी ऊपर से जा रहा होगा क्योंकि चित्र में अभी कुछ लिखा नहीं, इसलिए आपकी समझ में नहीं आएगा। और जो एंड्रोसियम और गायनासियम हो गए, मतलब पुमंग और जायांग। पुमंग जो होता है वो नर का, वो पुष्प का नर जननांग होता है, और जो गायनोसियम होता है वो पुष्प का मादा जननांग होता है। वो जो पुमंग होता है वो बना होता है स्टेमेन से, स्टेमेन उसकी सबसे छोटी इकाई होती है। और जो गायनोसियम होता है वो कार्पल से मिलकर बना होता है, कार्पल सबसे छोटी इकाई होती है। तो देख लेते हैं। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग। इसकी इंग्लिश भी देख लेते हैं। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, और गायनोसियम। कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गायनोसियम। अब इनकी हम इकाई के बारे में ही बात कर लेते हैं कि किनसे मिलकर बने होते हैं। तो हम हिंदी में भी देखेंगे इनकी इकाई और इंग्लिश में, दोनों में देखने वाले हैं। बाह्य दलपुंज, जैसा कि हमने आपको बताया था, सेपल से मिलकर बना होता है। तो सेपल को क्या कहते हैं? जब बाह्य दलपुंज हो गया, वो पूरा पुंज होता है, पुंज मतलब समूह। तो अगर हम सिर्फ बाह्य दल निकाल लिया जाए इससे तो वो कहलाएगा सेपल। तो उसको देखते हैं हम। बाह्य दल, इसी प्रकार से अगर दल पुंज की बात की जाए तो ये तो पुंज हो गया, लेकिन सिर्फ अगर हम दल निकाल लें दल पुंज से तो उसको हम कहेंगे पेटल। और ये जो दोनों अंग हो गए इसकी इसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये जननांग में कोई भी रोल नहीं देता है। अपने याद रखिएगा कि जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज हो गए ये कभी भी पुष्प के जननांग के रूप में नहीं आ सकते। ये सिर्फ सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, बस इतनी इनकी औकात है। और इसके बाद अगर पुमंग जायांग की बात करें तो देखिए, पुमंग का मैंने आपको बताया था स्टेमेन, ये नर जननांग होता है। और स्टेमेन इसकी इकाई होती है, तो स्टेमेन की बात करेंगे। और अगर मादा जननांग की बात की जाए तो इसकी होती है इसको बोलते हैं अंडा को, कार्पल। ठीक, अब इनके बारे में एक एक करके हम अध्ययन करेंगे थोड़ा थोड़ा। इसके पहले हम इनकी संरचना के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं, ताकि ये जो चारों भाग मैंने लिखे हैं आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक, तो देखिए पुष्प की संरचना है, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ चारों भाग। जैसे बाह्य दल पुंज की हमने बात की, तो बाह्य दल, इसके पहले देखिए नीचे ये जो है, किसी को आता हो तो कमेंट कीजिएगा, फिर वीडियो को रोककर, नहीं मैं तो बता ही रहा हूं। तो इसको बोलते हैं पुष्पवृंत।
इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पेडिकिल। पेडिकल। राइटिंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है। और इसको जो पेडिकल ऊपर जाके फूल जाता है, इसको क्या बोलते हैं गाइस? ये पेडिकल जब ऊपर जाके फूल जाएगा, इसको हम बोल देंगे पुष्पासन। इंग्लिश क्या होगी? थैलेमस। इसकी जो इंग्लिश होगी थैलेमस होगी। अगर और इसके ऊपर आए तो अब हमारा मेन शुरू होता है बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज ये होता है, सहारा प्रदान करता है पुष्प की स्थिरता बनाए रखने में, ठीक। तो बाह्य दल पुंज। इंग्लिश मैंने यहाँ लिख दी है, तो इसके यहाँ इंग्लिश लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आपको आसानी हो जब आप नोट्स बनाए। बाह्य दलपुंज हो गया। और एक चीज और बाह्य दलपुंज के बारे में बता दूं, यही लिखे दे रहा हूं, यह हमेशा, यह सभी पौधों में हरा होता है। ये क्या देखिए, जितने मतलब बाह्य दलपुंज होगे ना, वो हमेशा हरा ही होता है, चाहे जैसा भी पौधा हो। लेकिन अगर दलपुंज की बात करें तो ये लाल, पीला, हरा, मतलब कैसा भी हो सकता है। जब पुष्प हो गया, पुष्प के जो रंगीन भाग हो गए उसको हम कहते हैं दलपुंज। इसके आगे लिख दे रहा हूं, पुष्प का रंगीन भाग। तो यहाँ पे हम आगे जाके देखते हैं बाह्य दलपुंज। और ये जो हो गया हमारा, वो हो गया दलपुंज। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी। तो इसको हम बोलते हैं, ये परागकोश हो गया अपना, ठीक। और ये जो नीचे गया फिलामेंट, इसको तंतु बोलते हैं, इसको फिलामेंट बोलते हैं इंग्लिश में। इसको क्या बोलेंगे? एंथर इंग्लिश में। हिंदी में पराग कोश। और ये फिलामेंट। हिंदी में उतंतु। और इसको सम्मिलित रूप से उमंग का नाम दिया जाता है। इसको सम्मिलित रूप से जब हम देखें, इसे उमंग कहा जाएगा सम्मिलित रूप से। उमंग क्या होता है? एंड्रोसियम। बता दिया, इंग्लिश मैंने ऊपर लिख दिए, तो इंग्लिश लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप देख सकते हैं। सिर्फ एक चीज नहीं होता गाइस उमंग, ये देखिए एंथर और फिलामेंट, ये दोनों को सम्मिलित रूप से उमंग कहते हैं। मैं आपको समझाने के लिए गोला बना दी हूँ, इसको ऐसे एग्जाम में मत बना के, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। और अब जायान की बात कर लेते हैं। देखिए ये क्या है, यहाँ पे और थोड़ा सा लिख देता हूँ कि जो उमंग होता है, पुष्प का नर जननांग, पुष्प का नर जननांग होता है। और ये जो स्त्री केसर होता है, ये पुष्प का मादा जननांग होता है। देखिए इसको
इसको जयान को स्त्री केसर भी बोलते हैं, ठीक, इसलिए मैं मेरे उस स्त्री केसर निकल गया, तो याद रखिएगा स्त्री केसर भी बोलते हैं। देखिए ये पुमंग हो गया, मादा नर जननांग पुष्प का, और इसके मादा जननांग की बात कर लेते हैं। वर्तिकाग्र, इसका जो ऊपरी भाग हो गया आप देख रहे हैं, यहीं पर आगे चल के परागण क्रिया प्रारंभ होगी, पॉलिनेशन। तो ये जो हो गया हमारा, ये वर्तिकाग्र हो गया। और ये जहां नीचे से जुड़ा है इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम बोलेंगे वर्तिका। और ये जो है नीचे, इसे बोलेंगे ओवरी यानी अंडाशय। वर्तिका और अंडाशय। देखिए यहाँ पे जब परागकण आएगा तो इसके बाद अंडाशय में उसको जाना चाहिए, उसके लिए जो नली प्रदान करती है वो वर्तिका प्रदान करती है। तो इसी नली से होते हुए जब परागकण यहाँ आया तो इसी नली से होते हुए वर्तिका के माध्यम से यहाँ पे पहुंचता है, यह हो गया अंडाशय, यहीं पर निषेचन क्रिया होती है। तो ये जो हो गया सम्मिलित रूप से इन तीनों को हम कहते हैं जायांग। ये गायनोसियम, ये पुष्प का मादा जननांग, ये मादा जननांग होता है। तो यहाँ तक हम देख लिए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और अध्ययन थोड़ा खुलकर कर लेते हैं। वैसे देखिए फ्लो के रूप में तो मैं बता ही दिया हूँ, अगर आपको परिभाषा लिखनी तो इतने समझदार तो या मतलब मैं बता दे रहा हूँ, फिर भी देखिए अगर बाह्य दल की आपको परिभाषा लिखनी तो कैसे लिखेंगे, बाह्य दल के पुंज को, बाह्य दल के समूह को बाह्य दल पुंज कहते हैं, सेपल्स के समूह को कैलिक्स कहते हैं। हिंदी और इंग्लिश में दोनों देख लीजिए। बाह्य दल, यहाँ पे देखिए बाह्य दल इकाई हो गई, जब एक इकाई से कई चीजें मिलकर बनेंगी तो उसी इकाई का पुंज हम सीधे बोल देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये तो इकाई हो गई, ये जो तीनों चीजें हैं ना, सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल, ये इकाई के अंतर्गत आ गई सब चीज। मतलब इकाई का मतलब ये होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा कोशिका जीवन की इकाई है, तो छोटा से छोटा हुआ भाग जिससे हमारा शरीर मिलकर बना हुआ कोशिका हो गई, और छोटा से छोटा हुआ भाग जिससे बाह्य दल पुंज मिलकर बना है, तो वो हो गया बाह्य दल सेपल, तो वह उसकी इकाई हो गई। ठीक, तो अगर हम बाह्य दल पुंज की परिभाषा लिखेंगे तो इसकी परिभाषा यह होगी कि बाह्य दल से मिलकर बनी या बाह्य दल से मिलकर सम्मिलित रूप से बनी संरचना बाह्य दल पुंज कहलाती है। यह सभी पौधों में हरे रंग की होती है, यह पुष्प को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक, दल पुंज की बात करें तो देखिए दल के समूह से सम्मिलित रूप, दल के समूह से बनी संरचना दल पुंज कहलाती है। यह पुष्प का रंगीन भाग होता है, ये कीटों को आकर्षित करता है। देखिए रंगीन होगा तो जितने भी कीड़े मकोड़े उड़ते रहते हैं वहां पे जाके बैठेंगे। पर ये किस लिए सहायक करता है, देखिए जो परागण क्रिया होती है तो कई माध्यमों से होती है, जैसे घोंघा परागण हो गया, कीट परागण हो गया, जल परागण हो गया, वायु परागण हो गया, चींटी परागण हो गया, ये कई प्रकार जिससे कि आगे पढ़ेंगे हम, ये परागण होता है। तो देखिए जब रंगीन होता है तो उसमें जाके कीड़े मकोड़े बैठते हैं और तमाम फूल होंगे उस आसपास, तो एक फूल से जब दूसरे फूल में जाता है, रंगीन होने के कारण उसके पास गया और उसका जो परागकण होता है उसमें एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वो चिपक जाता है। जितने भी कीट परागण करने वाले परागकण होते हैं उसमें चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, वायु परागण वाले में नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। तो उस कीट के पैर में चिपक जाते हैं और इसके बाद जब वो दूसरे पुष्प में जाता है तो वहां पे वो छूट जाते हैं, जिससे परागण क्रिया हो जाती है, निषेचन होता है। ठीक, और अगर पुंग की बात की जाए, देखिए स्टेमन, ये नर का जननांग हो गया, स्टेमन के समूह को एंड्रोसियम यानी पुंग कहते हैं।
स्टेमन के समूह को सम्मिलित रूप से उमंग कहते हैं। गायनोसियम की बात की जाए तो कार्पेल यानी अंडक के समूह को सम्मिलित रूप से गायनोसियम कहते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो आपकी राय हो इस बारे में कमेंट करें। धन्यवाद।